नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे EMRS एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल्स रिक्रूटमेंट 2023 के बारे में। वैसे तो इसमें प्रिंसिपल की, पीजीटी टीचर्स की और इसके अलावा कुछ नॉन टीचिंग स्टाफ की वैकेंसी निकली है और उसके लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। 31 जुलाई तक की डेट है। ये जो सिस्टम है एकलव्य मॉडल स्कूल्स का, ये नवोदय विद्यालय की तर्ज पे रेसिडेंशियल सिस्टम है, रेसिडेंशियल स्कूल्स हैं इसके। और जैसे नवोदय सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री के अंतर्गत एक ऑटोनोमस बॉडी है, ठीक उसी तरीके से ये सिस्टम भी एक ऑटोनोमस बॉडी जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री के अंतर्गत है, उसी के अंडर काम करेगी। तो सेम पैटर्न है, सेम रेसिडेंशियल सिस्टम है और उसी तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट की ये ऑटोनोमस बॉडी है। पे या इवन एग्जाम का जो शेड्यूल है, पे स्ट्रक्चर है, वो सब उसी के तरह का रहने वाला है। ऑल ओवर इंडिया में इनके स्कूल्स हैं, लेकिन इनके स्कूल्स जो हैं वो ब्लॉक लेवल पे हैं और उन स्टेट्स में और उन डिस्ट्रिक्ट्स में हैं जहां पे शेड्यूल्ड ट्राइब्स की संख्या ज्यादा है। अप्लाई इसमें कोई भी कर सकता है और बाकी अब पूरी डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसका एडवर्टीजमेंट, इसकी एलिजिबिलिटी, कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, कहाँ के लिए अप्लाई कर सकते हैं, पीजीटी कॉमर्स के लिए क्या एलिजिबिलिटी चाहिए, स्कीम क्या होगी एग्जाम की सिलेक्शन का और सिलेबस क्या होगा सब्जेक्ट का, इन सब के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आप इसकी वेबसाइट जरूर चेक कर लें एक बार। नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स एन ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसकी ये वेबसाइट है emrs.tribal.gov.in। आप इस पे जाएंगे तो आप इस पेज पे पहुंच जाएंगे। यहाँ पे रिक्रूटमेंट नाम से एक टैग दिया है, आप इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे आप रिक्रूटमेंट के पेज पे पहुंच जाएंगे। इसके बाद आप सिलेबस चेक कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं जिसके लिए करना चाहें। जैसे हम डिस्कस करेंगे पर्टिकुलरली पीजीटी के लिए, तो अप्लाई फॉर पीजीटी पे जाएंगे, आप पीजीटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे लिंक दिया हुआ है इसके माध्यम से। अब हम आ जाते हैं एडवर्टीजमेंट पे। जो एडवर्टीजमेंट जारी की है एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल्स के लिए स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, स्टाफ सिलेक्शन एग्जाम 2023 के नाम से, आप इसमें देखेंगे बताया गया है कि जो भी इंटरेस्टेड इन एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन 31 जुलाई 2023 तक। ये वेबसाइट दी है, ऑलरेडी इसके बारे में बता चुके हैं। अब इंफॉर्मेशन बुलेटिन जो है पूरा उसको पढ़ते हैं, जिससे इसके रूल्स रेगुलेशंस के सबके बारे में पता चलेगा। आप इसको अपने से भी जरूर पढ़ें और जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं उनको मैं भी जरूर बता दूंगा। तो मोटे तौर पे एक बात जान लें, कोई भी पर्सन जो इंडिया का है वो इसमें अप्लाई कर सकता है। भारत देश का नागरिक कोई भी इसमें अप्लाई कर सकता है जो एलिजिबिलिटी रखता है। इससे कोई मतलब नहीं है कि आप किस स्टेट के रहने वाले हैं और स्कूल किस स्टेट में है। तो ये बात माइंड से निकाल दें। आप नवोदय की तरफ, जैसे नवोदय वाला सिस्टम होता है ठीक वही सिस्टम है, आप वैसे ही अप्लाई इसमें भी कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं इसके बाकी जो महत्वपूर्ण रूल्स हैं उनको समझने के लिए। ऑब्जेक्टिव क्या है EMRS का, इसके बारे में पता होना चाहिए हमें अप्लाई करने से पहले, ताकि और माइंड में क्लैरिटी आ जाए इस सिस्टम के बारे में। जो EMRS सिस्टम है इसमें क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक का स्टूडेंट्स रहते हैं, मतलब जैसे नवोदय में 6 से 12 तक के रहते हैं। लेकिन इसमें केवल ST कैटेगरी के स्टूडेंट्स ही होते हैं। स्टूडेंट ST कैटेगरी के ही होते हैं, टीचर कोई भी हो सकता है, उस पर कोई रोक नहीं है। ब्लॉक लेवल पे रेसिडेंशियल सिस्टम है, ये ब्लॉक लेवल पे रहते हैं। नवोदय सिस्टम जो है वो डिस्ट्रिक्ट में एक रहता है, ये ब्लॉक लेवल पे है, यानी कि ब्लॉक में एक स्कूल रहता है। यहाँ पे साफ साफ लिखा भी है कि ऑल एम्यूनिटीज इन लाइन विद नवोदय विद्यालय, बाकी जो भी एम्यूनिटीज हैं वो नवोदय विद्यालय की तर्ज पे ही यहाँ पे भी रहनी है। ये पूरी तरह से रेसिडेंशियल इंस्टीट्यूट है। टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ को कैंपस में ही रहना होगा और कैंपस में उनको रेंट फ्री एकोमोडेशन मिलेगा, मतलब उनको जो आवास है वो फ्री में, मुफ्त में रहने के लिए आवास मिलेगा। अब आगे देखते हैं जो इवेंट्स है उनके बारे में। डेट
के बारे में बताया गया है कि आप 31 जुलाई 2023 तक अप्लाई कर सकते हैं। फीस के बारे में बताया गया है, प्रिंसिपल के लिए फीस 2000 रुपये है, पीजीटी के लिए 1500 रुपये है और बाकी जो नॉन टीचिंग स्टाफ है उसके लिए 1000 है। इसके बाद आगे चलते हैं। बाकी जो महत्वपूर्ण चीज है, आप ऑनलाइन ही अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए, और कोई तरीका नहीं है। ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद भी आपको कोई फॉर्म भेजने की जरूरत नहीं है, लेकिन ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद आप डाउनलोड करके रखें फॉर्म को। जब आप अगर आप एग्जाम क्वालिफाई कर जाते हैं तो ज्वाइनिंग के टाइम की आपको जरूरत पड़ेगी। एक महत्वपूर्ण बात और है कि पीजीटी के लिए इसमें केवल रिटन एग्जाम है, ऑब्जेक्टिव एग्जाम है, इंटरव्यू नहीं है। रिटन एग्जाम के परफॉर्मेंस के बेस पे ही आपका सीधा सिलेक्शन हो जाएगा। तो एक गोल्डन चांस है उन लोगों के लिए जो तैयारी कर रहे हैं पीजीटी के लिए, चाहे किसी भी सब्जेक्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं विदाउट इंटरव्यू। आप अच्छे से रिटन में तैयारी करिए, सिलेक्शन के काफी अच्छे चांसेस हैं। पोस्ट भी ज्यादा है, केंद्रीय विद्यालय नवोदय विद्यालय की अपेक्षा इसमें काफी ज्यादा पोस्ट है। इसके बाद आगे नेक्स्ट देखते हैं जो महत्वपूर्ण चीज है। मैं ये पूरी एडवर्टीजमेंट, इंफॉर्मेशन बुलेटिन, इसका सिलेबस, ये सब मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे भी डाल दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। इसके बाद प्रिंसिपल की वैकेंसी बताई है, 303 वैकेंसी है पीजीटी की, टोटल 2266 वैकेंसी है। अकाउंटेंट की 361 है। एक और महत्वपूर्ण बात जो कॉमर्स के कैंडिडेट्स के लिए है वो ये है कि वो अकाउंटेंट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छा चांस है और इसमें भी अच्छी वैकेंसी है। हालांकि वो जेएस से, यानी कि जो क्लरिकल वैकेंसी है उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं, वैसे तो वहां पे भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अकाउंटेंट के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, स्पेसिफिकली कॉमर्स वालों के लिए। प्रिंसिपल की वैकेंसी अनरिजर्व के लिए 125 है, बाकी सब अलग अलग कैटेगरीज में दी हैं, कोई भी अप्लाई कर सकता है। पीजीटी के लिए ग्रुप बी की ये पोस्ट है, जैसे बाकी जगह होती है सेंट्रल गवर्नमेंट का सिस्टम जैसे रहता है नवोदय केवी में, उसी तरह से इसमें भी है। कॉमर्स पे देखेंगे तो वाकई में बहुत ज्यादा वैकेंसीज है, कभी बाकी जगह पे इतनी वैकेंसी शायद ही निकलती हैं, और नवोदय और केवी में तो कभी नहीं आती इतनी वैकेंसी। टोटल 140 है, जिसमें से अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 58 है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए 14 है, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए 37 है, एससी के लिए 21 है, एसटी के लिए 10 है। इसके बाद बाकी जो दिव्यांगजनों के लिए वैकेंसीज होती हैं उनमें भी बताया है। ओएच के लिए 2 वैकेंसी हैं, वीआई के लिए 1 वैकेंसी है, एचआई के लिए 2 वैकेंसी हैं और अदर्स के लिए 1 है। तो इस तरीके से यहाँ पे वैकेंसीज काफी अच्छी हैं पीजीटी कॉमर्स के लिए। बाकी आप सब्जेक्ट वाइज देख सकते हैं अपने अपने सब्जेक्ट के लिए। अकाउंटेंट की भी टोटल 361 है, जिसमें अनरिजर्व के लिए ही 147 है, बाकी सब कैटेगरी वाइज दिया है, आप इसमें से देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। इसके बाद देखते हैं ओनली इंडियन सिटीजन्स आर एलिजिबल टू अप्लाई। तो महत्वपूर्ण बात है, कोई यहाँ पे ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि अगर आप दिल्ली के हैं, हरियाणा के हैं, पंजाब के हैं तो अप्लाई करेंगे या नहीं करेंगे, बिहार के हैं, आप यूपी के हैं, कहीं के भी हैं आप अप्लाई कर सकते हैं, इंडियन सिटीजन होने चाहिए, ये एक केवल कंडीशन है। जो कट ऑफ डेट है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, चाहे आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है चाहे एज लिमिट है, ये सब 31 जुलाई 2023 को पूरे होने चाहिए। 31 जुलाई 2023 को आपकी एलिजिबिलिटी कंप्लीट हो जानी चाहिए। मतलब जिनके पास अपनी डिग्री पूरी है, चाहे बीएड की है, चाहे एमकॉम की है या अन्य कोई डिग्री है, ऐसे ही एज लिमिट है, वो 31 जुलाई 2023 को देखी जाएगी। तो यहां तक आप कि ये सारी चीजें कंप्लीट हो जानी चाहिए, तभी अप्लाई कर सकते हो। अगर आप अपीयरिंग कैंडिडेट हैं तो अप्लाई नहीं करेंगे। इसके अलावा रिजर्वेशन पॉलिसी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है वो इसमें भी एप्लीकेबल होगी। एग्जाम जो होगा रिटन ओएमआर बेस्ड होगा। इसके बाद इंटरव्यू होगा केवल प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए, प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए इंटरव्यू है, बाकी के लिए इंटरव्यू नहीं है। प्रिंसिपल के लिए भी जो इंटरव्यू है उसमें रिटन एग्जाम में जो क्वालिफाई कर जाएंगे उनको 1:3 के रेशियो में बुलाया जाएगा, यानी कि 1 पे 3 लोग बुलाए जाएंगे केवल प्रिंसिपल के लिए इंटरव्यू में। और वहां पे जो वेटेज होगा रिटन का और इंटरव्यू का वो 80% और 20% होगा। इन केस ऑफ टीचिंग स्टाफ पीजीटी,
पीजीटी के केस में साफ साफ कहा है कि जो फाइनल सिलेक्शन है दैट विल बी बेस्ड ऑन मार्क्स ऑब्टेन्ड इन रिटन ओएमआर बेस्ड टेस्ट ओनली। जो रिटन ओएमआर बेस्ड टेस्ट होगा उस पे केवल उसके आधार पे ही फाइनल सिलेक्शन होना है, इसमें कोई इंटरव्यू नहीं है। इसके अलावा जो नॉन टीचिंग स्टाफ है, अकाउंटेंट या जेएस से जो क्लरिकल लेवल की पोस्ट है या लैब अटेंडेंट, इनके लिए रिटन टेस्ट होगा और रिटन टेस्ट के बाद इनका स्किल टेस्ट होगा। तो ये इस तरीके से रिक्वायरमेंट स्किल टेस्ट में, जैसे क्लरिकल स्टाफ के लिए टाइपिंग का टेस्ट होगा। कैंडिडेट शुड टेक प्रिंट आउट, कैंडिडेट को प्रिंट आउट लेना है ऑनलाइन एप्लीकेशन का और उसको प्रिजर्व करना है, अपने पास रखना है, निकाल करके उसकी कॉपी रख लेनी चाहिए, हार्ड कॉपी, बाद में जरूरत पड़ती है इसकी रिकॉर्ड के लिए, लेकिन इसको भेजना नहीं है कहीं भी किसी भी जगह। इसके बाद पोस्ट डिटेल इन लेवल ऑफ पे, प्रिंसिपल का लेवल 12 है जो कि बाकी सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब में भी रहता है। ऐसे ही पीजीटी का जो लेवल है वो लेवल 8 है। बेसिक पे स्टार्ट होती है लेवल 8 में 47,600 से और ये इनिशियल बेसिक पे होती है। इसमें बाद में डीए एचआरए जुड़ जाते हैं तो ये बढ़ जाती है उन सबसे। नेक्स्ट है मोड ऑफ एग्जामिनेशन। जो एग्जाम है वो कंडक्ट होगा ओएमआर बेस्ड और पेन पेपर मोड में होना है। ओएमआर बेस्ड होगा और पेन पेपर मोड में, यानी कि ऑफलाइन एग्जाम होगा। चॉइस ऑफ मीडियम ऑफ क्वेश्चन इन एग्जाम पेपर्स, वो हिंदी और इंग्लिश बाइलिंगुअल आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा। हाँ, पीजीटी थर्ड लैंग्वेज के केस में जो मीडियम होगा उनके सब्जेक्ट नॉलेज वाला वो उनकी कंसर्न्ड लैंग्वेज में ही होगा। बाकी सभी पोजीशंस के लिए हिंदी और इंग्लिश में दोनों में क्वेश्चंस रहेंगे। एग्जाम पैटर्न, प्रिंसिपल के लिए जो एग्जाम पैटर्न है उसमें 130 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम होना है, जिसमें लैंग्वेज कंपिटेंसी टेस्ट होगा 20 मार्क्स का और पर्सनैलिटी टेस्ट या इंटरव्यू के 40 मार्क्स होंगे। ये उसका क्लासिफिकेशन है, ये प्रिंसिपल के लिए है। पीजीटी के लिए हम फोकस करेंगे कॉमर्स के लिए, खासतौर पे सिलेबस भी डिस्कस करेंगे, बुक्स भी डिस्कस करेंगे, कौन सी आप पढ़ सकते हैं जिससे आपकी तैयारी अच्छी होगी और आपका जो ज्वाइनिंग है उसका चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा सिलेक्शन का। एग्जाम ऑब्जेक्टिव टाइप है पीजीटी का 130 मार्क्स का। लैंग्वेज कंपिटेंसी टेस्ट इसमें भी होगा 20 मार्क्स का, लेकिन इंटरव्यू कोई नहीं है। अब इसमें जो कंपोनेंट होंगे टेस्ट का, उसमें जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन होंगे 10 मार्क्स के, रीजनिंग एबिलिटी 20 क्वेश्चन होंगे 20 मार्क्स के, नॉलेज ऑफ आईसीटी 10 क्वेश्चन होंगे 10 मार्क्स के, टीचिंग एप्टीट्यूड 10 क्वेश्चन होंगे 10 मार्क्स के, डोमेन नॉलेज यानी कि आपकी सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज, वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज के लिए सिलेबस इसका दिया है वेबसाइट पे, वेबसाइट से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं और हम अपने ग्रुप में भी इसका सिलेबस डाल देंगे और यहाँ पे भी डिस्कस करेंगे सिलेबस कॉमर्स वालों के लिए। तो ये जो एग्जाम होना है डोमेन नॉलेज का, सब्जेक्ट नॉलेज का, वो 70 + 5 करके 80 का होगा, जिसमें 70 का तो डायरेक्ट सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे और बाकी 5 मार्क्स के एक्सपीरियंशियल एक्टिविटी बेस्ड पेडागोजी इन केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होंगे। तो ये भी सब्जेक्ट से रिलेटेड पेडागोजी होगी, आसानी से आप इनको अटेम्प्ट कर सकते हैं जिन्होंने सब्जेक्ट पढ़ा होगा और टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ा होगा। इसके बाद एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 पे भी क्वेश्चंस होंगे 5 क्वेश्चंस, तो एनईपी भी आपको पढ़ लेनी चाहिए। सिलेबस वैसा ही है जैसा नवोदय के लिए था। नवोदय के लिए जिन लोगों ने तैयारी करी है उनके लिए ये बहुत अच्छी तरीके से काम आने वाला है। इसके बाद लैंग्वेज कंपिटेंसी टेस्ट जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी होगा और ये जो पार्ट है ये क्वालिफाइंग नेचर का है, मतलब मेरिट में नहीं जुड़ेगा, लेकिन आपको ये क्वालिफाई करना कंपलसरी है, जहां पे मिनिमम 40% मार्क्स आपके होने चाहिए। जैसे 10 मार्क्स का हिंदी और 10 मार्क्स का इंग्लिश, इसमें कम से कम 4 आपके होने चाहिए। तो इस तरह 20 मार्क्स का ये है, बट फाइनल मेरिट जो बनेगी वो केवल 130 पे बनेगी, ये केवल क्वालिफाइंग है, यह ध्यान रखना। यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखें, ये साफ साफ लिखा है कि दिस पार्ट इज क्वालिफाइंग नेचर ओनली विद मिनिमम 40% मार्क्स इन ईच लैंग्वेज। दोनों ही लैंग्वेज में आपको कम से कम 40% मार्क्स लाने हैं, यानी कि इंग्लिश में भी 10 में से 4 आपके होने ही चाहिए कम से कम, हिंदी में भी 10 में से 4 होने ही चाहिए।
तो इस तरीके से आप अपनी प्रेपरेशन के लिए स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। ये एग्जाम स्कीम के बारे में डिस्कस किया है। अकाउंटेंट का भी देख सकते हैं, जो कॉमर्स वाले हैं उनके लिए ये भी बहुत अच्छा चांस है, गोल्डन चांस है। इसमें रीजनिंग एबिलिटी के 20 क्वेश्चंस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 30, लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट, जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी 20। तो अल्टीमेटली जो आप पीजीटी के लिए तैयारी करेंगे वही काम भी आ जाएगी यहाँ पे। इसके अलावा बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन, जनरल अवेयरनेस इन करंट अफेयर्स 20 क्वेश्चंस इसमें से होंगे। इसके अलावा सब्जेक्ट नॉलेज में अकाउंटेंसी, एनुअल टैक्सेशन, अकाउंट्स, बजटिंग, ऑडिटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड जीईएम। इस तरह ये टोटल 130 मार्क्स का है, 130 क्वेश्चंस होंगे। नेक्स्ट इसके बाद देखते हैं मार्किंग स्कीम। 1 मार्क का 1 क्वेश्चन है और नेगेटिव मार्किंग होनी है। उसमें इनकरेक्ट क्वेश्चन के लिए 0.25 यानी कि 1/4 मार्क्स जो है वो डिडक्ट हो जाएंगे। तो नेगेटिव मार्किंग है, इसको भी ध्यान रखना है, उसको ध्यान रखते हुए अपनी प्रेपरेशन करनी है। अब बारी आती है पीजीटी की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए। तो इसके मामले में अच्छा एज के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। नॉट एक्सीडिंग 40 ईयर्स, 40 साल तक एज जिनकी है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है 40 साल। जो विमेन कैंडिडेट हैं उनके लिए इसमें स्पेशल प्रोविजन है कि 10 ईयर्स तक आपको एज में कंसेशन है, तो 50 ईयर्स तक एज वाले विमेन कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा SC ST OBC के लिए एज बेनिफिट सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत मिलता है, वो इसमें भी है, आगे लिखा हुआ है, मिल जाएगा कैटेगरी वाइज। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम आती है पीजीटी कॉमर्स को लेकर के। पीजीटी कॉमर्स के लिए आपकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए कॉमर्स विद अकाउंटिंग ऑब्लिक कॉस्ट अकाउंटिंग ऑब्लिक फाइनेंशियल अकाउंटिंग एज ए मेजर सब्जेक्ट ऑफ स्टडी। होल्डर्स ऑफ डिग्री ऑफ एमकॉम इन अप्लाइड इन बिजनेस इकोनॉमिक्स शैल नॉट बी एलिजिबल। तो यहाँ पे एक कंफ्यूजन बनी रहती है, और बनी इसलिए रहती है क्योंकि इसमें रिक्वायरमेंट में ही एक प्रॉब्लम है। कॉमर्स विद अकाउंटिंग, अब ऑब्लिक करके कॉस्ट अकाउंटिंग बोलना, फाइनेंशियल अकाउंटिंग बोलना, ये दोनों भी अकाउंटिंग है। अगर कॉमर्स विद अकाउंटिंग कहें तो इतना ही सफिशिएंट है, बाकी कुछ तो कहने की भी जरूरत है ही नहीं। अकाउंटिंग चाहे किसी भी टाइप की हो, वो अकाउंटिंग ही होती है। लेकिन इस कंडीशन को रख देने से कुछ लोगों को समस्या आ जाती है कि अगर उनकी मार्कशीट में अकाउंटिंग नाम का कोई सब्जेक्ट नहीं है तो। लेकिन ऐसे कुछ केसेस हुए हैं नवोदय में, खास तौर पे स्पेसिफिकली, कि वहां पे किसी पर्सन का जो मार्कशीट में सब्जेक्ट था वो अकाउंटिंग फॉर मैनेजरियल डिसीजन करके था, उसको थोड़ी प्रॉब्लम आई, लेकिन वो अथॉरिटीज तक पहुंचा तो वो अलाउ हुआ और उसने ज्वाइन भी किया। तो इसलिए यहाँ पे भी क्योंकि नवोदय सिस्टम पे ही सारा इन्होंने अपनी एडवर्टाइजमेंट ही हूबहू वही है जो नवोदय की रहती है, वही सिस्टम है। तो जिन लोगों के पास अकाउंटिंग या अकाउंटेंसी नाम से कोई भी पेपर है आपके एमकॉम फर्स्ट में या एमकॉम सेकंड में, हाँ ये बात जरूर है, यहाँ पे बीकॉम से कोई मतलब नहीं है इस सब्जेक्ट से। बीकॉम में सबके पास रहता ही है नेचुरली अकाउंटिंग, एमकॉम में जाकर के डिफरेंस होता है। तो एमकॉम में आपकी मार्कशीट में चाहे प्रीवियस ईयर की हो, फर्स्ट ईयर की, चाहे सेकंड ईयर की, अगर सेमेस्टर सिस्टम है जो चारों सेमेस्टर में से कोई भी सेमेस्टर, एक पेपर कम से कम अकाउंटिंग नाम का होना चाहिए। आप निश्चिंत होकर के अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो अकाउंटिंग फॉर मैनेजरियल डिसीजन नाम से हो, चाहे वो अकाउंटिंग नाम से हो, वो कॉस्ट अकाउंटिंग से हो, फाइनेंशियल अकाउंटिंग से हो, चाहे वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग के नाम से हो, चाहे वो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग नाम से हो। अकाउंटिंग अगर है तो आपको अप्लाई करना चाहिए, कोई उसमें समस्या नहीं आएगी। अगर आएगी भी तो आप उसके लिए ऑफिसर्स तक पहुंचेंगे, यूनिवर्सिटी जाएंगे, वहां से लिखवा के लाएंगे कि ये वही अकाउंटिंग है जो यहाँ पे लिखी हुई है, इनमें कोई अंतर नहीं है, अकाउंटिंग अकाउंटिंग ही है। तो इस तरीके से आप अप्लाई इसमें कर सकते हैं। बाकी आपसे जो ऑप्शन मांगा जाएगा आप उसमें सिंपल कॉमर्स विद अकाउंटिंग बोल दें। अगर कॉस्ट अकाउंटिंग नाम से है मार्कशीट में तो आप कॉमर्स विद कॉस्ट अकाउंटिंग वाला फिल कर सकते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग है इस नाम से है तो आप कॉमर्स विद फाइनेंशियल अकाउंटिंग लिख दें, कोई समस्या नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है। अगर किसी भी टाइप की अकाउंटिंग है तो कॉमर्स विद अकाउंटिंग फिल करें। अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं बीएड के बारे में, कुछ लोगों को लेकर के भ्रांति है तो इसको भी क्लियर कर देते हैं। बीएड डिग्री आपके पास होनी ही चाहिए।
यहाँ पे जो लिखा हुआ है इसको लेकर के कुछ लोगों के कमेंट्स थे, उनकी क्वेरीज थी, तो ये मैं क्लियर कर देता हूँ। बीएड डिग्री आपके पास होनी ही चाहिए, चाहे वो 1 साल की हो, 2 साल की हो, क्योंकि जब जैसा सिस्टम था तब उन्होंने बीएड की थी। ये रेगुलर मोड में होनी चाहिए। इन केस ऑफ इंटीग्रेटेड 4 ईयर डिग्री कोर्स, 4 साल वाले इंटीग्रेटेड 4 ईयर डिग्री कोर्स के केस में बीएड इज नॉट रिक्वायर्ड। इसमें केवल इतना कहा गया है कि ऐसे लोग जिन्होंने 4 ईयर डिग्री कोर्स किया है इंटीग्रेटेड वाला, तो इंटीग्रेटेड होता है जैसे जिसमें बीए 4 साल की होती है, तो 3 साल बीए वाले हो जाते हैं, लास्ट में वो बीएड मान लेते हैं उसको। तो इंटीग्रेटेड आपने अगर किया है कोर्स, चाहे बीए है, चाहे बीकॉम है, चाहे बीएससी है, 4 साल वाला जिन्होंने किया है इंटीग्रेटेड, उनको अलग से बीएड की जरूरत नहीं है। बाकी जो लोग पीजी हैं और उनकी ग्रेजुएशन केवल 3 साल की थी, तो उनको बीएड अलग से चाहिए ही चाहिए। इसके अलावा अकाउंटेंट के केस में डिग्री ऑफ कॉमर्स चाहिए केवल रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से, तो ये तो बहुत ही गोल्डन चांस है, सभी कॉमर्स वाले कॉमर्स पढ़े ही होते हैं, तो डिग्री उनके पास बीकॉम की होगी ही। 30 साल से ज्यादा एज नहीं होनी चाहिए। हाँ, यहाँ पे जो एज रिलैक्सेशन है वुमेन का केवल वो पीजीटी टीचर के लिए है, अकाउंटेंट के लिए नहीं है, ये ध्यान रखें, अकाउंटेंट के लिए नहीं है। हाँ, एससी एसटी ओबीसी के लिए जो रिलैक्सेशन होता है एज में, वो जरूर है यहाँ पे भी, अकाउंटेंट में भी, लेकिन वुमेन वाला पीजीटी के लिए है केवल। इसके बाद आगे देखते हैं, कैंडिडेट मस्ट हैव सर्टिफिकेट ऑफ मिनिमम रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन एट द टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। आप एप्लीकेशन सबमिट जब करेंगे, उस एप्लीकेशन सबमिशन करने से पहले आपके पास सर्टिफिकेट होने चाहिए आपकी क्वालिफिकेशन के। पीजीटी कॉमर्स की बुक अवेलेबल है पीजीटी कॉमर्स प्रेपरेशन गाइड के नाम से। यह बुक काफी महत्वपूर्ण है उन एग्जाम्स के लिए जिनमें कॉमर्स के एमसीक्यूज पूछे जाते हैं, खास तौर पे केवीएस, एनवीएस, डी ट्रिपल एसबी, हरियाणा और बाकी स्टेट्स के लिए भी ये काफी महत्वपूर्ण है। इसमें जो मटेरियल है अपडेटेड है और रिलायबल है, सिंपल लैंग्वेज है और स्टैंडर्डाइज्ड है पूरा मटेरियल, लेटेस्ट जो ट्रेंड है एग्जाम्स का उसके मुताबिक। एमसीक्यू बैंक भी दिया गया है प्रैक्टिस के लिए, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से क्वेश्चंस लिए गए हैं। हमारा जो 600 के अराउंड पेजेस का स्टडी मटेरियल हमने प्रोवाइड कराया हुआ था ग्रुप में पीडीएफ के माध्यम से, पीजीटी कॉमर्स कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल के नाम से, वो पूरा स्टडी मटेरियल भी इसमें शामिल है। साथ ही साथ क्वेश्चन बैंक अलग से दिया गया है प्रैक्टिस के लिए। यह बुक अवेलेबल है आपको अमेजोन पे भी। एज रिलैक्सेशन इज परमिसिबल टू वेरियस एप्लीकेंट्स एज अंडर। अब यहाँ पे साफ साफ दिया है, शेड्यूल्ड कास्ट एसटी के लिए 5 इयर्स तक का रिलैक्सेशन है, जो भी वहां पे कॉमन था उसमें 5 साल जोड़ दें। ओबीसी 3 साल का नॉन क्रीमी लेयर के केस में। कैंडिडेट जिनकी 3 ईयर की कंटिन्यूअस सर्विस है सेंट्रल गवर्नमेंट में, अलाइड कैडर में होनी चाहिए या सेम कैडर में, तो 5 साल तक उनको भी रियायत है। Persons ordinarily domiciled in UT of Jammu and Kashmir during 1/1/1980 to 31 दिसंबर 1989, इस पीरियड में अगर वो रहे थे, तो वहां के निवासी रहे थे यूटी ऑफ जे के, तो 5 साल उनको भी रियायत है। विमेन ऑल कैटेगरी, सभी कैटेगरी की विमेन को, सभी कैटेगरी की विमेन को 10 साल तक की छूट है, लेकिन केवल पीजीटी पोस्ट के लिए। बाकी पर्सन विद डिसेबिलिटीज इंक्लूडिंग वुमेन, यहाँ पे एससी एसटी के लिए अगर डिसेबिलिटी है तो 15 साल तक की छूट है, ओबीसी के लिए 13 साल तक की, जनरल के लिए 10 साल तक। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे लिस्ट ऑफ एग्जामिनेशन सिटीज। इसके जो एग्जामिनेशन सिटीज होंगे वो आपको चूज करने हैं, 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे, आप 4 ऑप्शन चूज कर सकते हैं। तो कोशिश होगी सिस्टम की कि आपको जो आपका चॉइस है उसके अकॉर्डिंग सेंटर दे दिया जाए, फिर भी अगर वहां पे सेंटर नहीं रहता है तो जो नेक्स्ट चॉइस है आपकी वो दी जाएगी। अगर चारों सेंटर बाई चांस ऐसा हो जाता है, लेकिन वो बहुत मुश्किल है कि जो आपने 4 ऑप्शन चुने, अगर किसी कारण से उन चारों जगह पे ही एग्जाम संभव नहीं हुआ, तब फिर पांचवा जो चॉइस है वो अपने सिस्टम के हाथ में है, समिति के हाथ में है, वो अपने अकॉर्डिंगली डिसाइड करेगा। बट मुझे नहीं लगता, 4 सिस्टम जो दिए हैं, 4 शहर वो देंगे कम से कम आपको ऑप्शन में, तो उनमें से कहीं ना कहीं जरूर आ जाएगा। इन्होंने बताया है कहां कहां एग्जामिनेशन होना है।
अंडमान निकोबार का पोर्ट ब्लेयर में, आंध्र प्रदेश का विजयवाड़ा में, हर जगह के बारे में बताया। अरुणाचल का ईटानगर में, आसाम का गुवाहाटी, बिहार का पटना सेंटर रहेगा, चंडीगढ़ का चंडीगढ़ रहेगा, छत्तीसगढ़ का रायपुर रहेगा, दादरा एंड नागर हवेली का दादरा रहेगा, दमन एंड दीव का सिलवासा रहेगा, दिल्ली और एनसीटी दिल्ली न्यू दिल्ली रहेगा, गोवा पणजी रहेगा, गुजरात गांधीनगर रहेगा, हरियाणा चंडीगढ़ रहेगा। अब यहाँ पे एक बात और महत्वपूर्ण, ऐसा नहीं है कि अगर आप हरियाणा के निवासी हैं तो हर हाल में आपका चंडीगढ़ ही रहेगा। यहाँ पे ये कहा गया है कि हरियाणा में सेंटर चंडीगढ़ में होगा, हिमाचल में शिमला में होगा। आप अप्लाई कहीं भी कर सकते हैं अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग, जहां आप रह रहे हैं प्रेजेंट में उसके अकॉर्डिंग। जे&के का श्रीनगर, झारखंड में रांची, कर्नाटक में बेंगलुरु, केरला में तिरुवनंतपुरम, इसी तरह हर एक जगह का आप देखेंगे सारे सेंटर्स दिए, आप अपनी चॉइस का सेंटर चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, कैंडिडेट हैव टू सिलेक्ट देयर प्रेफरेंस ऑफ एग्जामिनेशन सिटीज इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। आपको सिलेक्ट करना होगा अपना चॉइस। नेक्स्ट जो यहाँ की समिति है, हैज द राइट टू कंडक्ट द एग्जामिनेशन एट ऑल द सिटीज नोटिफाइड इन द एडवर्टीजमेंट। इसको राइट है समिति को कि एडवर्टीजमेंट में जो शहर दिए हैं इनमें वो एग्जाम कंडक्ट करा सकता है, और एनी वन ऑफ द सिटीज और एनी अदर सिटीज डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ कैंडिडेट एंड अदर कंपल्सन्स। बाकी कारणों को देखते हुए और कैंडिडेट्स के नंबर को देखते हुए उनको ये राइट होगा कि वो चाहे तो कुछ शहरों में कराएं, चाहे तो सारे शहरों में कराएं। तो ये उनके पास राइट है, फिर भी आपको ऑप्शन दिया है, आप ऑप्शन चूज कर सकते हैं। अब आते हैं सिलेबस पे और इसी में डिस्कस करेंगे कि आप तैयारी कहां से कर सकते हैं बुक्स के बारे में। पीजीटी कॉमर्स के मामले में अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडीज जो 11th क्लास में और 12th क्लास में जो फिलहाल सिलेबस है सीबीएसई का, एकदम उसके अकॉर्डिंग प्रेपरेशन आपको करनी है। आप 11th 12th की बुक्स जो है उनसे तैयारी कर सकते हैं, सफिशिएंट है। बुक्स के लिए मैं कहूंगा आपको 11th की अकाउंटेंसी की और बिजनेस स्टडीज की बुक, 12th की अकाउंटेंसी की और बिजनेस स्टडीज की बुक, इसके अलावा हमारी बीडी कॉमर्स की पीजीटी कॉमर्स प्रेपरेशन गाइड के नाम से बुक आ रही है, आप तीसरी बुक वो पढ़ें, पीजीटी कॉमर्स प्रेपरेशन गाइड, और ये अमेज़न पे उपलब्ध है, आप वहां से इसको ले सकते हैं। ज्यादा महंगी नहीं है, सस्ती है। इसको आप यहां से प्रेपरेशन कर सकते हैं। आप ये 3 बुक्स पढ़ लें, 11th की, 12th की और हमारी पीजीटी कॉमर्स प्रेपरेशन गाइड, तो कोई कारण नहीं है कि आपका इसमें सिलेक्शन नहीं होगा। आप इनको अच्छे से पढ़ लें और मुझे पूरी उम्मीद है कि इसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इनको अच्छे से पढ़ें, प्रैक्टिस करें, एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करें। प्रीवियस पेपर्स के लिए आप नवोदय के और केंद्रीय विद्यालय के और DSSB के जो पेपर्स हैं आप उनसे प्रैक्टिस करें, तो बहुत अच्छी प्रेपरेशन आपकी हो जाएगी। हमारी जो बुक है पीजीटी कॉमर्स प्रेपरेशन गाइड, इसमें भी आपको 1700 से प्लस एमसीक्यूज दिए हैं और उनके आंसर्स दिए हैं, करेक्ट आंसर्स है, कोई समस्या उनमें है नहीं, चेकड है, आपको कोई दिक्कत किसी क्वेश्चन में आने वाली नहीं है। फिर भी किसी क्वेश्चन में आपको डाउट रहता है तो आप हमारे ग्रुप में, जो टेलीग्राम ग्रुप है हमारा, आप उसमें जुड़ करके आप मेरे पास, मेरे नंबर पे वहां पे आपको वो मिल जाएगा लिंक, मेरे पास आप सीधा भेज सकते हैं अपना क्वेश्चन, मैं आपको उसका आंसर बता दूंगा, ग्रुप में ही उसका आंसर डाल दूंगा डिटेल में एक्सप्लेन करके। इसके बाद अकाउंटेंसी का जो सिलेबस है एक नजर इस पर मार लेते हैं। इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग 11th की बुक में दिया है, एक एक टॉपिक दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग 11th की बुक में दिया है पूरा का पूरा। रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन 11th की बुक में पूरे सारा टॉपिक दिया है इसमें से। ट्रायल बैलेंस एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स 11th की बुक में है अकाउंटेंसी की में। फाइनेंशियल अकाउंटिंग सेकंड, ये 11th की बुक में है। अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप 12th की अकाउंटेंसी की बुक में है। अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म रिकॉन्स्टिट्यूशन डिसोल्यूशन पूरा 12th अकाउंटेंसी की बुक में है। रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ ए पार्टनर पूरा अकाउंटेंसी की बुक में है। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म ये अकाउंटेंसी की 12th की बुक में है। अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल 12th की बुक में है अकाउंटेंसी की में। अकाउंटिंग फॉर डिवेंचर 12th की अकाउंटेंसी की बुक में है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ए कंपनी 12th की अकाउंटेंसी की बुक में है, पूरा टॉपिक है। कैश फ्लो स्टेटमेंट 12th की बुक में है अकाउंटेंसी की में। इसके अलावा हमारी जो बुक है उसमें ये सारे टॉपिक्स हैं और इन सारे टॉपिक्स में आपको हायर लेवल के भी जो कुछ टॉपिक्स होंगे वो भी इनमें मिलेंगे। तो बहुत अच्छी प्रेपरेशन आपकी हो जाएगी जब आप हमारी बुक के साथ साथ 11th 12th की बुक पढ़ लेते हैं। तो ऐसे ही बिजनेस स्टडीज में आप फाउंडेशन ऑफ बिजनेस 11th की बुक में है और हमारी बुक में भी दिया है।
इवोल्यूशन इन फंडामेंटल ऑफ बिजनेस, ये हमारी बुक पूरा कवर करती है, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि 11th 12th की भी आप पढ़ें, क्योंकि जो हमारी बुक है वो उनकी समरी है 11th और 12th की बुक की, प्लस उसमें एडिशन है, अपडेशन है। ये चीज आपको एक्स्ट्रा मिलेगी हमारी बुक में, कि उसमें अपडेशन है, लेकिन जो बेसिक है वो आपको 11th 12th की बुक से भी जरूर पढ़ना है, ताकि आपका जो कमांड है वो स्ट्रोंग रहे। फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आपको ये पढ़ना है। पब्लिक, प्राइवेट एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेज, ये 11th के सिलेबस से हैं। बिजनेस सर्विसेज 11th के सिलेबस से हैं, बिजनेस से। इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस एंड बिजनेस एथिक्स, फाइनेंस एंड ट्रेड, सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस, स्मॉल बिजनेस एंड एंटरप्राइजेज, इंटरनल ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड, यहाँ तक का सारा टॉपिक 11th की बिजनेस की बुक के अकॉर्डिंग है। नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, बिजनेस एनवायरनमेंट, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मार्केट, मार्केटिंग, कंज्यूमर प्रोटेक्शन, पूरा का पूरा 12th की बिजनेस स्टडीज की बुक में है। तो इस तरह आप ये बुक्स पढ़ें, इससे आपकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। इसके अलावा हमारे ग्रुप में आप बने रहें, समय समय पे आपको जानकारी मिलती रहेगी। यूट्यूब चैनल को आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। महत्वपूर्ण जानकारी अक्सर हम कॉमर्स से रिलेटेड, चाहे कहीं पे वैकेंसी निकले, लेकिन पीजीटी कॉमर्स से रिलेटेड ही मटेरियल हम डालते हैं, या टीजीटी कॉमर्स का यूपी में जो होता है। इसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स का जब कहीं निकलता है, उनसे रिलेटेड जानकारी, सिलेबस, शॉर्ट नोट्स हम टाइम टू टाइम प्रोवाइड कराते हैं। इवन प्रीवियस पेपर्स भी, जैसे ही कोई एग्जाम जब नजदीक आता है तो उसका हम प्रीवियस पेपर भी प्रोवाइड करा देते हैं। इसके अलावा टेस्ट सीरीज भी समय समय पे लाते हैं प्रैक्टिस के लिए, मॉक टेस्ट टाइप में, तो आप उनसे भी बेनिफिट ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।